Hello everyone. We are reading Poverty as Challenge, the chapter of economics for class 9th. और पिछले पार्ट में हमने किए थे कॉजेज़ ऑफ पावर्टी और ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो। तो हमने देखा था ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो में कि बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं जिन्होंने पावर्टी को कम तो किया है, बट अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से परसेंटेज कम हुई है पावर्टी की। उसके बाद हम आए थे कॉजेज़ ऑफ पावर्टी पे, और हमने देखा था कि कॉलोनियल पीरियड में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसके कारण पावर्टी बहुत बढ़ गई। उसके बाद इनकम इनइक्वालिटीज़ की बात की थी कि हमारी सोसाइटी में जो सारे तबके हैं वो सेम, उनकी इनकम जो है वो सेम नहीं है, उन्हें जो फैसिलिटीज़ हैं वो इक्वल नहीं मिल पाती, जिसके कारण कुछ ग्रुप ऐसा रह जाता है जो कि पुअर होता है। तो आज हम रीड करने वाले हैं एंटी पावर्टी मेजर्स के बारे में। तो लेट्स रीड। रिमूवल ऑफ पावर्टी हैज़ बीन द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन developmental strategy. The current anti-poverty strategy, the government is based broadly on two planks. तो हर सरकार का, भारत की सरकार का भी यही एक एजेंडा रहता है कि भारत को कैसे डेवलप बनाया जाए और किस तरह से रिमूव किया जाए पावर्टी को इंडिया से। और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं, ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं गवर्नमेंट के तरफ से कि ताकि हमारे देश से ये पावर्टी ख़त्म हो जाए। और उनके लिए वो जो स्ट्रेटजीज़ या पॉलिसीज़ होती हैं वो मेनली दो तरीके से बेस्ड होती हैं। क्या क्या? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी पर्सन के पास पैसा आए, मतलब वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने। और दूसरा टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिनसे कि उनका जीवन स्तर जो है वो सुधरे। एजुकेशन को लाया जाता है, बेरोज़गारी को हटाया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, माल न्यूट्रिशन से को ख़त्म करने के लिए अलग अलग मेजर किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years lasting up to the early 80s, there were a little per capita income growth and not much reduction in poverty. तो अगर हम 30 years के पीरियड में देखें तो पर कैपिटा इनकम में ग्रो हुआ है, बट उतनी ज़्यादा नहीं घट पाई है पावर्टी। क्यों? क्योंकि इनकम में ग्रो हुआ है बट महंगाई भी उतनी ही बढ़ गई है। अगर इनकम बढ़ी है तो हमारी जो चीज़ों के प्राइजेज़ हैं उनकी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हुई है। Official poverty estimate, which are about 45% in the early 1950s, remained the same even in the early 80s. तो पहले की अगर बात करें तो अर्ली 80s और 1950 की हम बात करें तो 45 के आसपास ही पावर्टी का परसेंटेज रहा है। सिंस द 80s, इंडियन economic growth has been one of the fastest in the world. The growth rate jumped from the average about 3.5% in a year in the 1970 to about 6% during the 1980s and 1990s. तो 3.5% से जो एवरेज ग्रोथ रेट था हमारी जो इकोनॉमिक इनकम है उसका, वो बढ़कर 6% हो गया था 1980 और 90s तक। तो ये हायर ग्रोथ रेट था इकोनॉमिकली डेवलप होने का, बट द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली द रिडक्शन ऑफ पावर्टी। अब जब इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेफिनेटली जो पावर्टी है उसमें रिडक्शन आएगा, वो कम होगी। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between the economic growth and the poverty reduction. तो हम कह सकते हैं जब भी कोई देश इकोनॉमिकली ग्रो करता है तो डेफिनेटली वहाँ पर पावर्टी में रिडक्शन आएगा। Economic growth widens opportunity and provide the resources needed to invest in human development. जब कोई पर्सन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपनी एजुकेशन पे खर्च करेगा, अपने खाने पे खर्च करेगा, अपने पहनने पे खर्च करेगा, तो कुल मिला के उसका जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। दिस ऑल्सो एनकरेजेस पीपल to send their children, including the girls' child, to school in the hope of getting better economic returns from the investing in education. तो obviously जिस पर्सन के पास पैसे आएंगे तो वो अपने बच्चों को बजाय कि काम करवाने के वो उनको स्कूल भेजना पसंद करेगा, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। However, the poor may not be able to take the direct advantage from the opportunities created by economic growth. Moreover, growth in the agricultural sector is much
much below the expectation. This has direct bearing on poverty, as a large number of poor people live in villages are dependent on agriculture. तो एग्रीकल्चर में उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, जो भी लोग इस पे डिपेंड थे वो उतने इकोनॉमिकली ग्रो उन्होंने नहीं किया है. In these circumstances there is a clear need of targeted anti-poverty programs. तो इन सभी चीज़ों से हम कह सकते हैं कि एंटी पावर्टी प्रोग्राम चलाए जाने की ज़रूरत थी. इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था बट स्टिल पुअर पीपल भी बढ़ रहे थे. तो काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिसीज़ अपनाई गई. वो क्या क्या थी? Although there are so many schemes which are formulated to affect the poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning. तो कुछ एक स्कीम्स हैं जो पावर्टी को ख़त्म करने के लिए अपनाई गई बाय द गवर्नमेंट. उनमें से कुछ स्कीम्स के नाम हैं यहाँ पे. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी. तो महात्मा गांधी की जो रोज़गार योजना थी वो है 2005 में आई थी. एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया. तो ये जो योजना थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग कि वो हर व्यक्ति को साल में 100 दिन की वेज यानी 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी. यानी इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अगर रजिस्टर है इसमें तो उसको 100 दिन का रोज़गार सरकार प्रोवाइड करवाएगी. यानी उसे बेरोज़गार रहने की ज़रूरत नहीं है और उन 100 दिनों की मजदूरी भी उसको दी जाएगी. It also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation and soil erosion. तो इससे क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी. डेफिनेटली वो भूखा नहीं मरेगा, कम से कम 100 दिन उसको रोज़गार मिलेगा. द स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन 220 crore person day of employment to 4.78 crores. तो इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. 2.20 करोड़ पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दिलवाई है और अब जो है इंक्रीज़ हो गई 4.78 करोड़ पर्सन को हाउस होल्ड में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है ये योजना. द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज इन स्कीम्स आर 23%. जो SC/ST औरतें हैं उसमें इस योजना में उनका परसेंटेज जो है वो 23% है. 17% ऑफ एंड 53% ऑफ रिस्पेक्टिवली. तो जो SC/ST और वुमेन है, SC 23% है, ST जो है 17% है और जो वुमेन है वो 53% है, जिनको इस योजना के तहत रोज़गार दिलवाया गया बाय द गवर्नमेंट. द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 65 in 2006 and 7 to 132 in 13 and 14. तो ये डाटाज दिए हुए हैं 2 सालों के कि 2006 में अगर वेजेस की बात करें तो वो 65 रुपये थे और वो बढ़कर 132 रुपये कर दिए गए 2013 and 14 में. Recently, in the March 2018, the wages rate for unskilled manual workers has been revised. इनको फिर से 2018 में रिवाइज किया गया था यानी बढ़ाया गया था. State wise, the range of wages rate for different states and the union territories lies in between rupees 281 per day. तो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करके स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट के अलग अलग वेजेस थे तो 281 रुपीज़ कर दिए गए वर्कर्स इन हरियाणा, टू 168 पर डे फॉर वर्कर्स इन बिहार और एंड झारखंड. बिहार और झारखंड में वर्कर्स के वेजेस 168 है और हरियाणा में 281 है. यानी हरियाणा में मजदूरी ज़्यादा है बजाय कि बिहार के. प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, तो ये एक दूसरी पॉलिसी है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना. इज़ अनदर स्कीम विच हैज स्टार्टेड 1993. The aim of the program is to create self-employment opportunities. तो इसका जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना है इसका एम क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करना, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को लाना लोगों के लिए. तो हम यहाँ पर अभी तक 2 योजनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं. एक तो थी महात्मा गांधी की जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, नरेगा भी बोलते हैं इसको. और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री रोज़गार योजना. और जो महात्मा गांधी
नरेगा थी जो महात्मा गांधी की जो रोज़गार योजना थी जो उनके नाम से शुरू की गई थी, उसके अकॉर्डिंग 100 डेज़ का रोज़गार जो है वो मज़दूरों को प्रोवाइड करवाया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री रोज़गार योजना की, तो इसके तहत जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी बाय द गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉय। और ये जो था प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, इसमें डिफरेंस क्या है कि ये एजुकेटेड पीपल के लिए थी, जो एजुकेटेड हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है। फॉर educated employed youth in the rural areas and small towns, they are helped in setting up small businesses and industries। तो सरकार जो है अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उनकी हेल्प करती है इस योजना के तहत। दे आर ये हो गया है। उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट इन 1995 में, 1995 में, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। इस योजना का भी जो एम था वो यही था कि रूरल एरियाज़ में कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ को पैदा किया जाए, लोगों को कैसे इंक्लूड किया जाए कामों में। अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 lakhs न्यू जॉब हैज़ बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। तो इसमें भी 25 लाख नई नौकरियां निकालने की बात रखी गई बाय द एक 5 years प्लान था, जो उसके तहत जो है 25 लाख नई जॉब सेट करने के का प्रोग्राम रखा गया। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये भी थी SGSY, ये लॉन्च की गई थी 1999 में। तो हम देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम बहुत सारी योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, पढ़े लिखों को अलग योजनाओं के तहत मिले, जो अनपढ़ हैं या अनस्किल्ड वर्कर हैं उन्हें अलग योजनाओं के तहत मिले। तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये लॉन्च की गई 1999 में। द प्रोग्राम एड एट द ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and the government subsidies। तो इस योजना के तहत जो है गरीबों को सब्सिडीज़ देकर उनको लोन प्रोवाइड करवाए गए, जो अपना काम खोलना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट से सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते थे। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये भी एक योजना थी जो 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी, PMGY यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये लॉन्च की गई थी 2000 में। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इट गिवन टू द स्टेट फॉर बेसिक सर्विस सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन एंड रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है हेल्प कर रही थी इन सब चीज़ों के लिए कि जो पुअर पीपल हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी मिले, जो बिल्कुल बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो, उनको शेल्टर प्रोवाइड हो, ड्रिंकिंग वाटर मिले उन्हें साफ़ सुथरा, और उनके घरों में भी बिजली जले। तो अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज़ अंत्योदय अन्न योजना। तो अन्न योजना यानी ग्रेन प्रोवाइड करवाया जा रहा था गरीबों को इस योजना के तहत, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। और अंत्योदय अन्न योजना के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। द रिज़ल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। तो इनका जो रिज़ल्ट रहा है, अब योजनाएं अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंट्रोड्यूस की गई, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पुअर पीपल को इसका फ़ायदा भी मिला होगा, लेकिन मिक्स रहा है ये सारे प्रोग्राम्स। अलग अलग प्रोग्राम्स के रिजल्ट जो है वो अलग अलग रहे। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन होता क्या है, हम गरीबों के लिए योजनाएं तो चलाते हैं बट उन योजनाओं का लाभ जो है उन तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, और यही कारण है कि हम गरीबी को अभी तक भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता। राइट टारगेटिंग, मोर एवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम डिस्पाइट गुड इंटेंशन। द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट fully reached to the deserving poor. Therefore, the major emphasis in the recent year on proper mentioning of all the poverty alleviation programs। तो यही
अब जो है ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा सके उन लोगों को जो वाकई में पुअर हैं और उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके। अब से पहले हो क्या रहा था कि योजनाएं तो बन रही थी, बट जो पुअर हैं, वाकई में पुअर हैं, जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए, वो जो है इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे ड्यू टू इग्नोरेंस, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सी योजना है, या योजना है तो उसका लाभ कैसे उठाना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं हमारी गवर्नमेंट के आगे, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या किया भारत सरकार ने, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा जो भी मैंने आज के पार्ट में आपको बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।